हेलो एवरीवन, दिस इज़ आवर 7th क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि कैसे ब्लू जे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको रन करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा थ्योरी का जर्नी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड लिटिल बिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ ब्लू जे प्रोग्राम एंड हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम आज लिखेंगे ब्लू जे में जो जस्ट प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। सो वेलकम टू द क्लासरूम कंप्यूटर। लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक जर्नी है। दैट मीन्स कि ये जो आप अभी ब्लू जे में लिख रहे हो प्रोग्राम, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो ब्लू जे में प्रोग्राम। हम लोग देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं था। एट द वेरी बिगिनिंग द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो था मशीन लैंग्वेज। वो बाइनरी में लिखा हुआ था। दैट मीन्स 0 और 1 से वो लिखा हुआ था। इसके बाद आया असेंबली लेवल लैंग्वेज। वो लिखने में थोड़ा आसान था मशीन लेवल लैंग्वेज से। उसके बाद आया प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो और थोड़ा ज़्यादा आसान था फ्रॉम असेंबली लेवल लैंग्वेज। एंड लास्ट में जो आया वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो ब्लू जे एंड जावा हम लोग सीख रहे हैं और लिखेंगे प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मशीन लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को बोला कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है और लो लेवल लैंग्वेज में वो 0 और 1 से लिखा जाता था। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो है मशीन कोड। दैट मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज का कोड। और आप ये क्लियरली देख सकते हो ये 0 और 1 से लिखा हुआ है। तो इस टाइप के लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। वो क्या था? मशीन लैंग्वेज का फर्स्ट पॉइंट है ऑल इन बाइनरी कोड। दैट मीन्स यहाँ पे सभी चीज़ें जो लिखा हुआ था वो 0 और 1 से लिखा हुआ था। नेक्स्ट, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स जो प्रोग्राम आप आपके मशीन में लिख रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोग्राम कोई दूसरे मशीन में भी चलेगा। ऐसा क्यों होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज डिपेंड्स करता है कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर, लेकिन हर एक मशीन का, हर एक कंप्यूटर का प्रोसेसर तो सेम नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रोग्राम आपके मशीन में चल रहा है वो दूसरे मशीन में नहीं चल सकता। नेक्स्ट, गुड स्पीड। वाई गुड स्पीड? बिकॉज ये बाइनरी में लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं चाहिए कंप्यूटर को जो उसको ट्रांसलेट करे। लाइक अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे तो वो 0 1 से लिखा नहीं है। वो कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड से लिखा हुआ है। एंड जितना भी आप लैंग्वेज हायर लेवल में जाओगे तब इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मशीन कोड जो है वो बाइनरी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो बीच में जो ट्रांसलेटर रहता है उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसका स्पीड बहुत अच्छा है। एंड जो जितना आप लैंग्वेज का लेवल लो करोगे उतना वो हार्डवेयर जो है आपके कंप्यूटर का, उससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है कम्युनिकेशन विद हार्डवेयर उतना इजी नहीं है जितना लो लेवल लैंग्वेज में है। The next point is hard to edit, rectify errors and hard to understand also. ये क्यों है? क्योंकि 0 और 1 देख के पता तो नहीं चल रहा है क्या लिखा हुआ है, ये एक्सपर्ट्स को पता चल रहा है। इसीलिए अगर ये मशीन कोड में और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी एरर जनरेट हुआ, तो उसको ढूंढना, उसको रेक्टिफाई करना एंड उसको सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें बहुत टफ है। एंड इसको एडिट करना भी टफ है, इसको समझना भी टफ है और इसको लिखना भी टफ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड नो कंपाइलर।
दिस कॉम्पाइलर इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसलेटर, जो मैं अभी कह रही थी कि बाकी सारे लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ता है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटर को ज़रूरत नहीं पड़ता। कॉम्पाइलर इज़ वन ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जो है वो दो तरह के होते हैं, दोनों उसका नाम है, वन इज़ कॉम्पाइलर एंड द अनदर वन इज़ इंटरप्रेटर। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में कॉम्पाइलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड जस्ट बिकॉज ये हार्डवेयर के साथ बहुत अच्छा से काम करता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी यह इससे बहुत अच्छा होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो ईजियर देन मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज तो पूरा आप लोगों ने देखा 0 एंड 1 से लिखा हुआ है। असेंबली लैंग्वेज में ये 0 एंड 1 नहीं है, यहाँ पे कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स है जिसको हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये है द प्रोग्राम कोड ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे ग्लोबल जो वर्ड है, सेक्शन जो वर्ड है, टेक्स्ट, स्टार्ट, एमओवी मूव फॉर मूव, INT फॉर इंटीजर, LEN फॉर लेंथ, MSG फॉर मैसेज, ये सारे जो चीज़ें हैं ये इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है एंड ये सारे वर्ड्स को कहते हैं न्यूमोनिक्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड स्पीड। इसका भी स्पीड अच्छा है लेकिन मशीन लैंग्वेज जितना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी सारे जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उनसे इसका स्पीड बहुत अच्छा है। इसका हार्डवेयर एक्सेस भी अच्छा है, सिक्योरिटी थोड़ा हाई है मशीन लैंग्वेज से, और ये भी मशीन डिपेंडेंट प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए जो मशीन लैंग्वेज में इशू था कि जो प्रोग्राम आपके मशीन में आप लिख रहे हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरे मशीन में भी चलेगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। तो इसीलिए ये मशीन डिपेंडेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज़ नीड असेंबलर। अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले ट्रांसलेटर के बारे में बात किया उसको असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर कहते हैं। इस असेंबलर के काम क्या है, जो भी कोड आप लिख रहे हो आपके प्रोग्राम में इन असेंबली लेवल लैंग्वेज, उसको ये बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करता है और कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर काम करने के बाद वो बाइनरी में ही आंसर रिटर्न करता है एंड आपके जो असेंबलर है वो आपको आपके लैंग्वेज के टेक्स्ट में फिर से उसको ट्रांसलेट करके आपको वापस देता है। ये काम यहाँ से शुरू हुआ है असेंबली लेवल लैंग्वेज से और ये चलेगा। इसके बाद जितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आया है वो सभी के पास कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर होना चाहिए, बिकॉज जब लैंग्वेज इजी हो जाता है हम लोगों के लिए, यूज़र्स के लिए और प्रोग्रामर के लिए, तब लैंग्वेज टफ हो जाता है कंप्यूटर के लिए, उसको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। इन केस ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज उसका जो ट्रांसलेटर है उसको हम कहेंगे असेंबलर। और यहाँ पर भी एरर रेक्टिफाई करना आसान नहीं है। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे थोड़ा टफ है वो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमोनिक्स है। स्मॉल वर्ड्स जो आप लोगों ने देखा प्रोग्राम में उसको न्यूमोनिक्स कहते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूमोनिक्स है। ये सारे न्यूमोनिक्स को एकदम से याद रखना इट्स वेरी टफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है एंड यहाँ पे इंग्लिश लाइक वर्ड यूज़ होता है। लाइक एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप देखो इंक्लूड, इसका मतलब आपको पता है, वॉइड, मेन, INT, प्रिंट, इतने सारे जो वर्ड्स है ये सभी इंग्लिश लाइक वर्ड है। तो इसीलिए प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स लेके काम करता है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हायरार्की में हम लोगों को मिला, जो मशीन इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपके मशीन में चल रहा है तो दूसरे के मशीन में भी
वो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स ईजियर देन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों लैंग्वेज से प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान है। एंड यहाँ पे फंक्शंस यूज़ होता है। ये फंक्शंस क्या है? ये फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ कोड जिसको हम लोगों ने ब्रैकेट्स के अंदर इसको इनक्लोज करके इसका एक नाम दिया है। लेकिन फंक्शंस ठीक से समझने के लिए आप लोगों को प्रोग्राम में फंक्शन दिखना चाहिए। एंड ये इसका सिक्योरिटी भी हाई होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम सिक्योर है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर ग्लोबल डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर ग्लोबल डेटा? आपके प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। इस मल्टीपल फंक्शंस कैन शेयर सम डेटा जो अवेलेबल फॉर एवरी फंक्शन है। तो ये जो एक ही प्रोग्राम में ऐसे कुछ डेटा रहता है जो जिस डेटा को उस प्रोग्राम के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, उस डेटा को हम लोग कहते हैं ग्लोबल डेटा। तो यहाँ पे ग्लोबल डेटा यूज़ होता है एंड ये इजी टू लर्न है एंड यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। मैंने बोला कुछ टाइम पहले कि लैंग्वेज जितना हम लोगों के लिए इजी होता जाएगा उतना टफ होता जाएगा ये कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स है, यहाँ पे बाइनरी तो नहीं है। तो इसीलिए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों टाइप का ट्रांसलेटर आप लोगों को दिखेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये दोनों टाइप का ट्रांसलेटर यूज़ होता है एंड इट यूज़ टॉप डाउन अप्रोच। दैट मीन्स प्रोग्राम का फ्लो जो है वो ऊपर से नीचे जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये उल्टा है, ये नीचे से ऊपर जाता है। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये टॉप डाउन अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने से पहले आपको थोड़ा समझना होगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या काम करता है। यहाँ पे आप जो पिक्चर अभी स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ पे सोर्स कोड है, कंपाइलर इंटरप्रेटर है एंड ऑब्जेक्ट कोड है। व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड वो है जो आप प्रोग्राम में लिख रहे हो। सोर्स कोड को कंपाइलर और इंटरप्रेटर और दोनों ही चेंज करता है बाइनरी फॉर्म में फॉर द कंप्यूटर, और वो जो डेटा बाइनरी में ट्रांसलेट करने के बाद मिलता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड को लेके कंप्यूटर काम करने के बाद वो फिर से कंपाइलर एंड और इंटरप्रेटर उसको रिटर्न करता है। वो फिर से जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको भेजा था वही लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो हम लोगों को वो रिटर्न करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दिस इज़ द बेसिक सिनेरियो ऑफ द वर्क ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लेकिन दोनों नाम तो है, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है, तो काम थोड़ा अलग होना चाहिए, नहीं तो एक से ही काम चल जाता। तो ये दोनों काम सेम करता है लेकिन दोनों का काम करने का तरीका कुछ अलग है। सपोज आपके प्रोग्राम 10 लाइन्स का है, 10 लाइन का एक प्रोग्राम आपने लिखा है एंड वहाँ पे 3 एरर्स से। तो कंपाइलर क्या करेगा, जब वो कंपाइल करेगा आपके प्रोग्राम लिखने के बाद, आप जब उसको कंपाइल करोगे तब वो टोटल प्रोग्राम को में जितने सारे एरर है वो उसका एक लिस्ट आपको दे देगा। जब तक आप वो सारे एरर को रेक्टिफाई करके सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कंपाइलर। लेकिन इन केस ऑफ इंटरप्रेटर इसमें क्या होगा कि इसको जब पहला एरर मिलेगा तो वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। जब तक आप वो पहला एरर करेक्ट नहीं करोगे तो वो उसके नेक्स्ट जो लाइन है वो रीड नहीं करेगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। ऐसे कर कर के जब टोटल प्रोग्राम का सारे एरर सॉल्व हो जाएगा तब जाके प्रोग्राम रन करेगा। तो आप समझ रहे हो कि दोनों काम सेम करता है लेकिन दोनों के काम करने का तरीका में कुछ डिफरेंसेस है। जावा और ब्लूजे ये जो लैंग्वेज है ये एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे ये दोनों का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा को समझेंगे तब हम देखेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर यहाँ पे दोनों एक साथ काम करते हैं। इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप
जो जावा के प्रोग्राम लिख रहे हो वो विंडोज़ में भी चल सकता है, वो मैक मशीन में भी चल सकता है, वो यूनिक्स में भी चल सकता है। तो इट्स मशीन इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट्स अ वेरी पॉजिटिव characteristic of Java. Now come to the object-oriented programming language. The first thing is security. और सभी टाइप के लैंग्वेज से, दैट मीन्स प्रोसीड्यूर, असेंबली, मशीन, ये सारे लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिक्योरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे डेटा की सिक्योरिटी बहुत हाई है। कोई भी बाहर से आके डेटा को टैम्परिंग नहीं कर सकता। Object oriented programming language very easy to write because it's in proper English. जब इसके बाद हम लोग जावा के प्रोग्राम, ब्लू जे का प्रोग्राम लिखेंगे, तब आप देखोगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स है वो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज से भी ज़्यादा इजी है। कोडिंग भी बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे इजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जो आप लास्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो, दैट मीन्स ये जो क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम लोग इसमें से डिस्कस करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेके। बाकी जो 4 चीज़ें हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये जब हम लोग इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, तो तब ये समझने में थोड़ा आसानी होगा। प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे कोडिंग ईजी है, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होता है, एंड यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन भी ईजी है। लेकिन करना, हार्डवर्क को लेके काम करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उतना आसान नहीं है जितना आसान मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज में है। इवन प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हार्डवर्क को लेके काम करना थोड़ा आसान है रादर देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेके। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये दोनों वेरी बेसिक थिंग है फॉर ब्लू जे एंड जावा। क्लास इज़ अ कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट का रियल लाइफ प्रेजेंटेशन है। लेट, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, लेट फ्लावर इज़ अ क्लास। तो फ्लावर का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो इसीलिए हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को फ्लावर कहेंगे। बट अगर मैं आपको फ्लावर दिखाने के लिए बोलूँ कि लेट मी सी फ्लावर, तो आप के पास ऐसा कुछ भी रियल ऑब्जेक्ट नहीं है जो फ्लावर है। सपोज यू सेड रोज इज़ अ फ्लावर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे कि रोज इज़ अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर और रोज इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लावर क्लास। ऐसा जैस्मिन भी है जो एक फ्लावर है, दोनों सेम नहीं है। फ्लावर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है दोनों के लिए, बट उसका वैल्यू अलग अलग है। अगर मैंने कहा कि इसीलिए रोज़ एंड जैस्मिन अलग है, कलर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ दोनों के लिए, तो रोज़ का कलर जो है वो क्या आएगा, रेड, एंड जैस्मिन का जो है वो वाइट। सो फ्लावर इज़ अ क्लास एंड रोज एंड जैस्मिन आर ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लावर क्लास। सिमिलरली ह्यूमन ऑल्सो इज़ अ क्लास। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे कोई ह्यूमन ऐसा कुछ दिखाइए, तो आपके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको स्पेसिफिकली आप कह सकते हो कि वो दिस इज़ ह्यूमन। नो, आपके पास उस ह्यूमन कॉन्सेप्ट का रिप्रेजेंटेटर है, वो आप भी हो, वो मैं भी हूँ। तो हम सभी है द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन क्लास। इसीलिए क्लास इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन और रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्लास। इसीलिए क्लास का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होता है। लेकिन ये सारे लाइक इन ह्यूमन क्लास, हम जो सारे ह्यूमन हैं, हम लोगों का कुछ सिमिलर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए हम ह्यूमन है।
लेकिन वो जो सारे पॉइंट है उन सभी का वैल्यूज़ अलग है, इसीलिए हम सभी अलग है। शायद इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सेम क्लास के सभी ऑब्जेक्ट का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्लास के अंदर रहता है, इसीलिए क्लास को कभी कभी ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर आप चाहो तो एक ही क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, तो इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। तो आज हम लोग एक वेरी इजी प्रोग्रामिंग करेंगे इन ब्लू जे, जिसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग क्लास देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्ट में आने के लिए अभी 2-3 और क्लास लगेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे ब्लू जे में प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके डेस्कटॉप में जहाँ पर भी ब्लू जे है उसमें हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ब्लू जे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आपका ब्लू जे का जो विंडो है वो ओपन हो गया। अभी स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज आपने कुछ भी नहीं लिखा है। अगर ब्लू जे आप वेरी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लू जे विंडो के यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट में आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो एक लोकेशन है, एक पाथ है। तो आप जहाँ पर भी आपके सारे प्रोग्राम रखना चाहते हो वो पाथ या लोकेशन, वो फोल्डर का जो लोकेशन है वो यहाँ पे दे देना। तो सारे प्रोग्राम अभी से यहाँ पर ही सेव होगा और इसको पैकेज कहेंगे। ब्लू जे क्या करेगा, यहाँ पे एक पैकेज बना देगा। व्हाट इज़ पैकेज? बहुत सारे क्लासेस को लेके पैकेज बनता है। अभी आप इतना जान लो कि बहुत सारे क्लासेस को लेके एक पैकेज बनता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया यूट्यूब। मेरे ड्राइव के अंदर डी के अंदर स्टूडेंट्स, उसके अंदर ब्लू जे करके एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये यूट्यूब करके एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर मेरे सारे यूट्यूब के प्रोग्राम्स रहे। उसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये न्यू क्लास, कॉम्पाइल, ये सारी चीज़ें जो है ये हाईलाइट हो गया। अभी हम लोगों को पहला प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग को क्या करेंगे, न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा विंडो जो है ये ओपन हो जाएगा। इस विंडो में हम लोग प्रोग्राम का क्लास का जो नाम है, अभी ये प्रोग्राम किसका है कि हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो मैं इसका नाम दे रही हूँ HELLO हेलो। एंड देन ये क्लास है तो इसीलिए क्लास यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है एंड प्रेस ओके। तो आपके पास ये हेलो करके एक छोटा सा क्लास ओपन हो जाएगा। लेकिन ये अभी रेडी नहीं है, हम लोगों को इसके अंदर प्रोग्राम कोड लिखना है। तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कोड्स बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे एंड सभी को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद फ्रेश लिखना होगा। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे पब्लिक। अच्छा, व्हाट इज़ पब्लिक? इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन्स कि आपके जो प्रोग्राम है बाहर से कौन इसको एक्सेस कर सकता है, ये स्पेसिफाई करता है ये वर्ड पब्लिक। ये क्लास नेम के पहले ये पब्लिक आता है। ऐसे तीनों हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगर आप कोई भी ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर आपके क्लास नेम के पहले नहीं दिया, डजेंट मैटर, बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक हो जाएगा। तो पब्लिक, उसके बाद हम लोग क्लास लिख रहे हैं तो क्लास एंड क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या था, जो क्लास ओपन होने से पहले छोटा सा विंडो में हम लोगों ने नाम दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर वो नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे हेलो, क्लास हेलो। तो सेकंड ब्रैकेट एक ओपन होगा। सेकंड ब्रैकेट ओपन होने से क्या होगा, अभी क्लास का जो बॉडी है वो शुरू हो गया। तो इसके अंदर हम लोगों को फंक्शन लिखना है। तो उसके लिए फंक्शन का भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है। उस फंक्शन को कौन यूज़ कर सकता है,
उसके बाद स्टैटिक वर्ड आएगा। ये स्टैटिक वर्ड जो है इसका मीनिंग थोड़ा बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगी आफ्टर 5 और 6 क्लास। अभी आप इसको लिखो पब्लिक स्टैटिक। उसके बाद वॉइड वर्ड आएगा। व्हाट इज़ वॉइड? ये एक फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। फंक्शन में क्या होता है कि आप कुछ डेटा उसको देते हो, वो कुछ काम करता है एंड काम करके आपको कुछ आंसर्स रिटर्न करता है। जो सारे फंक्शंस कुछ भी आंसर नहीं रिटर्न करता है उसके नाम के पहले हम लोग वॉइड यूज़ करते हैं। तो अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड, उसके बाद मेन, MAIN, मेन। दिस नेम इज़ मैंडेटरी। नॉर्मली जावा में ये नाम होना चाहिए, इस फंक्शन नाम के फंक्शन होना चाहिए। 10,000 लाइन का आपका प्रोग्राम है, लेकिन मेन फंक्शन जो है MAIN करके जो फंक्शन आप लिख रहे हो वो जहाँ पे है वो शायद लास्ट 10 लाइन में है, 10,000 लाइन में। कंपाइलर काम वही से शुरू करेगा, तो इसीलिए दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। एंड उसके बाद हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे एंड फिर से नेक्स्ट लाइन में एक सेकेंड ब्रैकेट देंगे। तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ फंक्शन। अभी यहाँ पे हम लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। एंड इसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट देंगे और डबल कोट के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वही प्रिंट होगा। तो हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और उसके बाद डबल कोट देंगे एंड उसके बाद फिर से इस फर्स्ट ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन देंगे। सेमीकोलन देने का मतलब ये है कि जावा में हर स्टेटमेंट एंड्स होता है विद अ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन यहाँ पे हो गया तो प्रिंटिंग का काम हो गया। तो हम लोग सेकंड ब्रैकेट फिर से देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन जो का बॉडी है वो क्लोज हो गया एंड क्लास का बॉडी क्लोज हो गया। काम हम लोगों का हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे कंपाइल करके एक बटन है, इस कंपाइल बटन में हम लोग क्लिक करेंगे। कंपाइल बटन में क्लिक करने के बाद आप लोग देखोगे ये जो है हेलो करके ना, इसको क्लोज कर देंगे और अभी आप देख रहे हो ये जो हेलो करके जो विंडो जो क्लास यहाँ पे है ये क्लीन हो गया। दैट मीन्स इट्स कंपाइल्ड एंड इसमें एरर नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड वॉइड मेन में क्लिक करेंगे। यहाँ पे वॉइड मेन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका ये है, इसका आउटपुट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि ब्लू जे में कैसे किसी भी डेटा को हम लोग प्रिंट करते हैं। नाउ वन मोर थिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। आप जो भी प्रोग्राम आप लोग लिख रहे हो आपके कॉपी में और एक्सरसाइज बुक में, ये चीज़ हर टाइम याद रखना कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना जो आपके कीबोर्ड में नहीं मिलता है, कि क्योंकि ये प्रोग्राम है लास्ट में तो आपको ये कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कुछ आपके प्रोग्राम में लिख रहे हो कॉपी में जो चीज़ कीबोर्ड में नहीं है, तो आप प्रोग्राम लिखने के टाइम वो लिख नहीं सकते। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जो कीबोर्ड में नहीं मिलता है। नाउ कम टू द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा। कंपाइलेशन करने से पहले अभी तो आप लोगों को ये मालूम है व्हाट इज सोर्स कोड एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइल करने का मतलब है .exe, दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना आपके प्रोग्राम का। जावा में ये सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड से पहले एक इंटरमीडिएट बाइनरी कोड रहता है जिसको हम लोग बाइट कोड कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो बाइट कोड किसको कहते हैं। दिस इज़ द बाइट कोड। तो जावा सोर्स कोड दैट मीन्स जो प्रोग्राम आप लिख रहे हो, जावा कंपाइलर उसको लेके एक इंटरमीडिएट बाइट कोड में चेंज करेगा। उसके बाद वो जावा का जो इंटरप्रेटर है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे JVM है। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन एंड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खुद का JVM है। जावा इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसा भी ये कोड जब JVM को देगा
तो JVM उसका जो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा ऑब्जेक्ट कोड होना चाहिए वैसा ऑब्जेक्ट कोड में आपके कोड को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए JVM विंडोज़ के पास भी है, JVM यूनिक्स के पास भी है एंड JVM मैक मशीन के पास भी है। तो इसीलिए मैक का जो JVM है वो क्या करेगा, मैक की तरह ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। विंडोज़ का जो JVM है वो विंडोज़ के लिए JVM ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा एंड यूनिक्स का जो JVM है वो यूनिक्स के लिए ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा। तो इसीलिए आपके जावा प्रोग्राम, आप कुछ भी लिख रहे हो जावा प्रोग्राम में, वो मशीन इंडिपेंडेंट है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट वाई, बिकॉज JVM जो है वो प्लेटफॉर्म की तरह ऑब्जेक्ट कोड बना के काम करके फिर से रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए जावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। दिस इज द मेन पॉजिटिव थिंग अबाउट जावा कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि द जर्नी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे थोड़ा मशीन लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने सीखा, असेंबली लैंग्वेज के बारे में सीखा, थोड़ा प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक छोटा सा प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया इन जावा। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोगों ने समझा ये दोनों टॉपिक क्या है एंड उसके बाद ये जावा कैसे कंपाइल होता है, द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा। आज की क्लास जो है वो यही तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ जावा। उसको लेके एक प्रोग्राम भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर ये क्लास में आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में आप लोगों के डाउट और क्वेश्चंस लिखना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।